कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने कोई मेथड जैसे डाइवर्जेंट टेस्ट हुआ, कंपैरिजन टेस्ट हुआ, फिर इसके बाद एनथ कॉसिज एनथ रूट टेस्ट हुआ, और फिर इसके पहले हम लोगों ने रेशियो टेस्ट या डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट उसको हम लोगों ने किया। जो भी वर्क हैं वो हम लोग एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं, उसके पीछे रीजन है। ऐसे नहीं कि ये सारे थ्योरम्स यूं ही आ गए। जैसे कॉसिज एनथ रूट टेस्ट हम यूज कब कर सकते हैं? जब हमारा एनथ टर्म हो और उसका पावर में एन के टर्म हो, तब कॉसिज एनथ रूट टेस्ट का यूज किया जा सकता है। जो कंपैरिजन टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट का यूज हम लोग कब करते हैं? जब हमारा एनथ टर्म जो आवे वो एन के टर्म में रहे, और उसमें तब हम एक दूसरा सीरीज बी एन पाते हैं जिसमें एन के जो न्यूमरेटर में मैक्सिमम पावर हो और डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर हो, उन दोनों का रेशियो, तब वो हमारा समेशन 1/n⁻p इस फॉर्म में आता है। तो कंपैरिजन टेस्ट का भी यूज के लिए हम लोग एक रीजन है कि कब हम लोग उसका यूज करते हैं। ये जो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट है, तो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में हम लोगों ने ये देखा कि जब nth टर्म निकाला, यानी ये जो भी टेस्ट है वो टेस्ट जब वहाँ फेल कर जाता है, तब हम लोग डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का यूज करते हैं। तो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में सामान्यतः यूज करते समय हम देखते हैं तो उसमें एक्स के टर्म्स आ जाते हैं, और इसके पहले जो हम लोगों ने nth रूट टेस्ट किया था, चाहे अन्य जो कंपैरिजन टेस्ट किया था, उसमें हमारे एक्स के टर्म नहीं होते थे, केवल एन के टर्म होता था। तो अब हम लोगों ने उसके बाद ये देखा कि जब एक्स के भी टर्म आने लगे तो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का यूज किया गया। अब डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के बाद हमारा हायर रेशियो टेस्ट आता है। तो हायर रेशियो टेस्ट की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है? तो हायर रेशियो टेस्ट में जो भी अब तक हम लोग टेस्ट किए हैं, जैसे हम लोग डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का यूज किए, और डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में जब x = 1 आ जाता था, उस केस में टेस्ट फेल कर जाता है। तो जब फेल करता था तब उसमें हम देखते थे कि वो डाइवर्जेंट टेस्ट, कॉसिज एनथ रूट टेस्ट या कंपैरिजन टेस्ट, इसका हम लोग यूज करते थे। लेकिन जब ये भी काम न आवे, x = 1 रखने पर जो भी हमने कंपैरिजन टेस्ट या डाइवर्जेंट टेस्ट किया, यदि उससे भी उसका जो कंडीशन है उस कंडीशन को सेटिस्फाई न कर पावे, ऐसी परिस्थिति में हमको फिर ये हायर रेशियो टेस्ट का यूज करना पड़ता है। तो हायर रेशियो टेस्ट में दो पार्ट हो जाते हैं। दो पार्ट में पहला हमारा जो है वो रॉबिन्स टेस्ट ये है, और उसके बाद दूसरा जो है वो लॉगरिथमिक टेस्ट है। अब इन दोनों का पहले हम लोग प्रूफ करेंगे, और तब कब हम स्थिति में रॉबिन्स टेस्ट का यूज करेंगे और कब लॉगरिथमिक का, वो पहले दोनों थ्योरम का प्रूफ कर लेते हैं। फिर जब प्रॉब्लम हम लोग करेंगे तो वहाँ दोनों में किन परिस्थितियों में हम रॉबिन्स टेस्ट का यूज करेंगे और किन में लॉगरिथमिक का यूज। अब ये दो सीरीज आपका चलेगा। एक रॉबिन्स टेस्ट ये जब फेल करता है तब इसके आगे अभी और सारे वर्क हमारे हैं, लेकिन उसको हम लोग पहले बाद में करेंगे। अभी हम ये रॉबिन्स टेस्ट का हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो रॉबिन्स टेस्ट का जो प्रूफ है वो सेम उसी पैटर्न पे है जैसे हमारा डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का है। डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के प्रूफ में और रॉबिन्स टेस्ट के प्रूफ में सिर्फ एक बात का फर्क है। वहाँ हम लोगों ने जो ये यूज किया था कि यदि कोई एक सीरीज है, दो सीरीज हमारे हैं, एक समेशन an और दूसरा सीरीज है समेशन bn, ये दो सीरीज हैं, तो दोनों के सेम नेचर होंगे। यानी यदि यह कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट ही होगा यदि वह एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि an/an+1 ग्रेटर देन bn/bn+1।
यदि यह सिग्मा बी एन डाइवर्जेंट हो जाए तो सिग्मा ए एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। कब? यदि ए एन अपान ए एन प्लस वन लेस देन बी एन अपान बी एन प्लस वन हो जाए, तो यदि यह स्थिति आ जाए तब हमारा यह सिग्मा ए एन डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो जो ये यूज हम लोगों ने यहाँ किया है वही यूज हमको जो प्रेजेंट रबिश टेस्ट है इसके प्रूफ में भी करेंगे। प्रोसीजर सब एक, डिफरेंस सिर्फ एक होगा। वहां हम लोगों ने क्या किया था कि डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में जो समेशन बीएन था इसको ज्योमेट्रिकल सीरीज लिया गया था, यानी इस सीरीज को हम लोगों ने लिया था यह ज्योमेट्रिकल सीरीज, और ज्योमेट्रिकल सीरीज को जब लिया तब हम लोगों ने सारा वर्क किया था। अब रबिश टेस्ट के यूज में हम इस सीरीज का यूज नहीं करेंगे। अब हम यहाँ लेंगे जो समेशन बीएन है इसकी जगह समेशन 1 बाई एन टू द पावर पी इस सीरीज को लेंगे। तो अब हमारा ये जो भी टेस्ट है ये टेस्ट जब आगे बढ़ते जाएंगे तो सिर्फ हम ये कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे कि यदि ये हमारा दूसरा सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा तो ये भी कन्वर्जेंट होगा यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले। यदि ये सीरीज हमारा डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगा यदि यही कंडीशन लेस देन में आ जाए। लेकिन ये जब डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट को जब हम लोगों को लेना होता है तब हमने ये जो दूसरी सीरीज सिग्मा बीएन है उसको हम ज्योमेट्रिकल सीरीज लेते हैं। लेकिन अब जब रबिश टेस्ट का यूज हमको करना है तो ये जो सीरीज है उसको हम समेशन 1 बाई एन टू द पावर पी, अब इसके नेचर को हम लोग पीछे कर चुके हैं। जब ये आपका पी ग्रेटर देन 1 होता है तब ये सीरीज हमारा डाइवर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट होता है, और जब ये लेसर इक्वल होता है तब ये सीरीज डाइवर्जेंट होता है। तो इसका नेचर हमारा पी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब इसी का यूज करते हुए हम लोग इस कंडीशन को दिखाएंगे। तो अब कैसे इसका प्रूफ किया जाएगा? अब आप रीजन समझ गए कि जो हमको डिमॉर्गन्स के यूज में जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया वही हमको इस रबिश टेस्ट के प्रूफ में भी करना है। कॉन्सेप्ट वही, डिफरेंस सिर्फ इस बात का कि वहां हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल सीरीज लिया था और यहाँ हम लोग समेशन ए 1 बाई एन टू द पावर पी इसको लेंगे। तो अब इसको लेंगे तो उससे जो रिजल्ट है वो कैसे आएगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार इस थ्योरम को, एक बार इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। देखो क्या है, कहा जा रहा है कि सिग्मा ए एन बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, यह पॉजिटिव टर्म्स का एक इनफाइनाइट सीरीज है एंड अब यह एक लिमिट है। तो जो इसके पहले हम लोगों ने डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट किया था तो वो सिर्फ इतना था कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन अपान ए एन प्लस 1 ये एल आ जाए तो एल जब हमारा ग्रेटर देन 1 होता था तो कन्वर्जेंट और लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट। लेकिन यहाँ जब आपका डिमॉर्गन्स यानी इसके पहले जो हम लोगों ने डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट किया था वो जब फेल कर जाए और फेल करने के बाद कॉची जेनर रूट टेस्ट, डाइवर्जेंट टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट ये भी यूज न हो पाए, उससे भी उसका नेचर डिटरमिन न हो पाए, तब हम लोग ये रबिश टेस्ट का यूज करते हैं। तो अब इसका यूज प्रॉब्लम में कैसे करेंगे वो प्रॉब्लम लेंगे तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी ये जानो कि इसका हमको प्रूफ कैसे करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम जो यह रिजल्ट है कि दो सीरीज हो सिग्मा ए एन एंड सिग्मा बी एन, यदि ये दो पॉजिटिव टर्म्स के यदि ये दो सीरीज हो और सिग्मा बी एन यदि कन्वर्जेंट हो जाए तो सिग्मा ए एन भी कन्वर्जेंट होगा इफ ए एन अपान ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन बी एन अपान बी एन प्लस 1। इसका यूज हम लोग करेंगे। तो उसको थोड़ा सा एक बार हम लोग लिख लें। We know that summation an and summation bn be two series infinite series be two infinite series of positive terms
terms sigma bn is convergent then sigma an is also convergent if an upon an plus 1 is greater than bn upon bn plus 1। ये रिलेशन हम लोग जानते हैं कि सिग्मा an और सिग्मा bn ये दो इनफाइनाइट सीरीज पॉजिटिव टर्म्स के हों और सिग्मा bn कन्वर्जेंट हो तो सिग्मा an भी कन्वर्जेंट हो जाएगा यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि दूसरी सीरीज जो सिग्मा bn है उसको हम लेते हैं, वी टेक सिग्मा bn इज इक्वल टू सिग्मा 1/n टू द पावर p। अब हम p को लेंगे एक ग्रेटर देन 0, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि इस सीरीज को कन्वर्जेंट कब आएगा। तो जब ये कन्वर्जेंट आएगा तो यह कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाए तो फिर यह सिग्मा an भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। और तब हम ये देखेंगे कि जब यह कन्वर्जेंट हो तो ये लिमिट यदि यह जो यल दे यदि यह ग्रेटर देन हो तब ये हमारा कन्वर्जेंट होगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये जो दूसरी सीरीज ली गई है इसके कन्वर्जेंट का कंडीशन लाने के लिए पहले इस bn को कन्वर्जेंट लें। तो ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब p ग्रेटर देन 1 हो। वी टेक सिग्मा bn इज इक्वल टू समेशन 1/n टू द पावर p इफ p इज ग्रेटर देन 1 समेशन bn इज इक्वल टू समेशन 1/n टू द पावर p इज कन्वर्जेंट। तो हमने ये p ग्रेटर देन 1 ले लिया, तो p ग्रेटर देन 1 लिया तो समेशन an भी आपका कन्वर्जेंट होगा। दैट इज फॉर p ग्रेटर देन 1 समेशन 1/n टू द पावर p इज कन्वर्जेंट। Then summation an is also convergent if an upon an plus 1 is greater than bn upon bn plus 1। अब जो bn लिए हो उसकी वैल्यू को रख दो, तो दिस इंप्लाई an upon an plus 1 इज ग्रेटर देन bn लिया गया है ये 1/n टू द पावर p अपॉन bn। तो यह 1/n plus 1 टू द पावर p आपका bn लिया गया है यह पर। तो अब bn plus 1 लोगे तो n की जगह n plus 1 आएगा, p की जगह p plus 1 नहीं, ये bn है तो bn plus 1 तो n की जगह n plus 1। तो ये आपका bn हुआ और यह bn plus 1 हुआ। अब यहां से आगे की वैल्यूज को देखो, सिग्मा an इज कन्वर्जेंट इफ, अब इसको कैलकुलेट करो, an अपॉन an plus 1 ग्रेटर देन, अब ये 1/n plus 1 टू द पावर p है तो ये न्यूमरेटर में जाएगा। तो पावर p देखो इस पे भी है, पावर p इस पे भी है, तब ये वैल्यू n plus 1 अपॉन n टू द पावर p ऐसा आपको मिल गया। तो
सिग्मा एन इज कन्वर्जेंट इफ एन अपॉन एन प्लस वन ग्रेटर देन 1 प्लस 1 बाई एन टू द पावर पी। अब देखो, अब ये हम लोगों ने अभी तक सिर्फ इतना ही किया है जो डीएलएमएस में किया गया था कि वहां आर टू द पावर एन हम लोगों ने लिया था और यहां हमने समेशन ए एन टू द पावर पी को लिया है। तो यहां से ये वैल्यू आ गया। अब आपको करना यही है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट ही आ रहा है, तो यह एल के रूप में कब चेंज होगा? एल यहाँ किसको लिया गया है कि ए एन अपान ए एन प्लस वन, यह तो है, इसमें -1 चाहिए, तो -1 चाहिए, तो इस 1 को तुम तब तक नहीं ला पाओगे इधर जब तक ये टोटल पावर है वो हटे ना। तो इसको हटाने के लिए हम इसमें एनी इंडेक्स, बाइनोमियल का एनी इंडेक्स, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, तो वह 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर एंड सो वन आगे आएगा। तब हम बाइनोमियल से इसका एक्सपेंशन कर लें। तो यहाँ से समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट इफ ए एन अपान ए एन प्लस वन ग्रेटर देन 1 प्लस एन एक्स, तो एन है आपका पी और एक्स है आपका 1 बाई एन प्लस एन माइनस 1, तो पी एन की जगह पी है बाई फैक्टोरियल 2 और 1 बाई एन स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन हायर टर्म्स। तो अब हमने इसका एक्सपेंशन कर लिया बाइनोमियल से, और ये एक्सपेंशन क्यों किया है? क्योंकि हमको इस फॉर्म में लाना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए अब इस 1 को इधर ट्रांसपोज करो, तब आपको मिलेगा समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट इफ ए एन अपान ए एन प्लस 1 माइनस 1, और तब ए 1 इधर आ गया ग्रेटर देन, या दोनों तरफ -1 कर दो, इधर भी -1 इधर, तो ये माइनस माइनस समाप्त हो जाएगा, ये हमारा बचेगा। और तब आया यह p 1 बाई एन प्लस p माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई एन स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो इतना हमको मिल गया। अब इसमें एन का प्रोडक्ट करना है, तो तुम टोटल साइड में प्रोडक्ट कर दो। तो यदि ये वैल्यू इससे ग्रेटर हो तो ये कोई नंबर से दोनों में प्रोडक्ट करो, तो फिर या ऐसे जो ये n है, देखो टोटल में n, यह n 1 बाई n सब में का माना जाए, तो इस n को इधर ट्रांसपोज कर दो। तो दिस इंप्लाई समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट इफ ए एन अपान ए एन प्लस 1 माइनस 1 और इंटू एन। तो ए आया ग्रेटर देन, यह केवल p और प्लस यह p माइनस 1 आई फैक्टोरियल 2। अब ये 1 बाई एन ही बचा, इसके बाद ये 1 बाई एन क्यों बाता, तो हमारा एन स्क्वायर एंड सो ऑन, ये 1 बाई एन के हायर टर्म्स, तो ये आ गया। अब ये देखो, अब आपको इतने को एल कब लिख सकते हो, जब इसमें एन टेंड्स टू इनफाइनाइट का लिमिट लो, तो लो लिमिट। तो समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट और एन अपान ए एन प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन। अब एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लोगे तो इसमें एन नहीं है, ये बच जाएगा, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में एन है, तो 1 बाई इनफाइनाइट है 0, आगे 1 बाई एन स्क्वायर, आगे के सभी टर्म में डिनोमिनेटर में एन है,
तो जब इनफाइनाइट पर लिमिट लिया जाएगा तो सब जीरो को टेंड करेगा और ये वैल्यू हमको मिल गया। अब आप देखो इसी की वैल्यू को डिनोट किया गया है एल से, तो सिग्मा A1 इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n an अपान an+1 -1, इसकी वैल्यू को ही इतने को क्वेश्चन में l दिया गया, तो ये वैल्यू l और ये वैल्यू ग्रेटर देन p और इसी को l लिया गया, तो यह ग्रेटर देन p और p हमारा 1 से ग्रेटर है। तो जब p, क्योंकि ये हम लोगों ने उस केस में ये कन्वर्जेंट हुआ था समेशन 1/n टू द पावर p को ग्रेटर देन 1 लेके चले हैं तब ये कन्वर्जेंट है, और ये कन्वर्जेंट है तब ये कन्वर्जेंट है, यानी ये हम लोग p ग्रेटर देन 1 लेकर के चला गया है, तो यह वैल्यू और p ए ग्रेटर देन 1 लिया जा चुका है। इट मीन्स क्या है कि यह समेशन an कन्वर्जेंट हुआ, वो कब, जब इस लिमिट की जो वैल्यू आवे वो 1 से ग्रेटर हो, तो दिस इंप्लाई समेशन an इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट an अपान an+1 -1 इज इक्वल टू l एंड l ग्रेटर देन 1। तो पहले पार्ट में हमको यही दिखाना था। अब सेकंड में यही कंडीशन चेंज हो जाएगा कि जब हम bn को डाइवर्जेंट लेंगे तो हमारा ये जो कंडीशन होगा वो लेस में आ जाएगा। तो उस वर्ग को देखो, p लेस देन 1, यदि p को 1 से लेस लें तो समेशन bn इज इक्वल टू समेशन 1/n टू द पावर p इज डाइवर्जेंट। अब हमने क्या किया कि p की वैल्यू को 1 से लेस लिया, तो जब यह 1 से लेस रहेगा तब ये सीरीज डाइवर्जेंट देगा, और जब ये सीरीज सिग्मा bn ये डाइवर्जेंट हो तो हमारा an भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, और उसके लिए कंडीशन an अपान an+1 लेस देन bn अपान bn+1। तो फार p लेस देन 1 समेशन bn जो यह लिया गया है इज डाइवर्जेंट। समेशन an इज आल्सो divergent if an upon an+1 less than bn upon bn+1। अब जब ये bn डाइवर्जेंट होता है तब हमारा एक कंडीशन चेंज हो जाता है, an upon an+1 लेस देन हो जाता है bn upon bn+1। लेकिन bn की वैल्यू इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या लिया है, bn ही लिया गया है ये 1/n टू द पावर p और यह 1/n+1 टू द पावर p। अब यहाँ से सारा प्रोसीजर वही जो हम लोगों ने अभी ऊपर किया था, और उत्तर सिर्फ ये होगा कि यहाँ लेस देन है। तो अब यहाँ से वही समेशन an इज डाइवर्जेंट इफ an अपान an+1 लेस देन bn जो लिया गया अब उसको लिखो, तो ये n+1 अपान n टू द पावर p ये कंडीशन हो। तो समेशन an इज डाइवर्जेंट इफ an अपान an+1 लेस देन, अब देखो ये n/n 1 आएगा और +1/n और पावर p, तो जैसे इसके ऊपर हम लोगों ने इसका एक्सपेंशन किया है n इंडेक्स से, तो उसका लिख लो, यानी यह 1 + p
इंटू 1/n प्लस p माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 1/n² प्लस एंड सो ऑन। एक स्टेप यहाँ ये अलग अलग करोगे तो n/n 1 और प्लस 1 तो 1 प्लस 1/n इसका ये एक्सपेंशन ऐसा आ गया इनफाइनाइट। और फिर देखो अब इस 1 को इधर लाओ, हमको इसी फार्म में चेंज करना है, तो समेशन an इज डाइवर्जेंट इफ an अपान an प्लस 1 माइनस 1 लेस देन p 1/n प्लस p माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 1/n² प्लस हायर टर्म्स ऑफ 1/n। और फिर इस n से प्रोडक्ट करो यह लाने के लिए, तो दोनों काम एक साथ। ये चूंकि ऊपर डिटेल में हम लोगों ने समझा है, तो यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और n दोनों काम एक साथ करो, तो समेशन an इज डाइवर्जेंट इफ लिमिट भी ले लो n टेंड्स टू इनफाइनाइट और n से प्रोडक्ट भी करो an अपान an प्लस 1 माइनस 1। इतने में n से प्रोडक्ट दोनों साइड में किया तो n से प्रोडक्ट, तो यहां से n समाप्त हो गया, ये n समाप्त हो गया। और अब इसमें n के हायर टर्म फिर ऊपर जैसा हम लोगों ने किया था इनफाइनाइट दे देगा, तो ये हमारा लेस देन p। अब इसी वैल्यू को यहाँ क्वेश्चन में l कहा गया है, तो समेशन an इज डाइवर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपान an प्लस 1 माइनस 1। इसी की वैल्यू l है, तो यह वैल्यू l और ये वैल्यू p से लेस है, तो यानी यह लेस देन p, और p को हमने 1 से लेस लिया है, तो यह p जो है वो यहाँ 1 से लेस लिया गया। इट मीन्स ये सीरीज हमारा डाइवर्जेंट हो गया, इसकी वैल्यू जो आया वो 1 से लेस हो, तो हेंस समेशन an इज डाइवर्जेंट if limit n tends to infinite n upon an plus 1 minus 1 is equal to L, where L is less than 1। ये हमारा रैबिस टेस्ट का कंप्लीट वर्क हुआ। तो इस वर्क में देखो जो पहला पार्ट इसका जब हम कर रहे हैं शेष वैसे ही करते जाओ, अंतर ये हो जाएगा कि वहां ग्रेटर देन था, ये हमारा लेस देन था, और कन्वर्जेंट तब हुआ था जब p को हमने ग्रेटर देन 1 लिया था, और ये डाइवर्जेंट तब होगा जब हम p को लेस देन 1 लेंगे। इस तरह से इसका हमारा प्रूफ इजी वे में आ गया। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। अभी हम लोगों ने रैबिस टेस्ट का प्रूफ किया है, अब उसी के बाद ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ तो एक्सरसाइज में आपको ये लगेगा कि रैबिस टेस्ट का हमको यूज करना है, लेकिन आपको जो एग्जामिनेशन में या ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तब आप किस बेस पे किसका यूज करें, ये महत्वपूर्ण पार्ट है। तो देखो हमको ये पता नहीं कि किस फार्मूले से ये आएगा, तो हमारे पास जो अब तक अवेलेबल फार्मूले हैं उस पर हम विचार करें। तो जब आपका x नहीं रहता तब तो हम कंपैरिजन टेस्ट पे विचार करते, लेकिन जब x है तब हमारा कंपैरिजन nth रूट डाइवर्जेंट ये नहीं आएगा, तब हमारे पास क्या है कि डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो हम इसको डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से ही स्टार्ट करेंगे। तो डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के लिए क्या करते हैं कि nth टर्म लो और n प्लस 1th टर्म लो, दोनों के रेशियो को n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लो, और जब लिमिट लो तो जो आया वो हमारा 1 से ग्रेटर कन्वर्जेंट, लेस देन 1
डाइवर्जेंट इक्वल टू 1 टेस्ट फेल। तो यहां तक हम करेंगे। अब जब इक्वल 1 आएगा, जहां टेस्ट फेल होगा उस पर विचार करेंगे फिर क्या हो सकता है। तो अब यहां nth टर्म है, nth टर्म, तो nth टर्म ऑफ द सीरीज इज an इज इक्वल। अब इसको nth दिया नहीं है, जब nth दिया रहता है तो तब वो काम नहीं करना होता है। तो अब आप देखो पहले x पर, तो यह 1 है, x टू द पावर क्यूब है, 5 है, ये सभी आड है। तो ये 1, 3, 5 से लेकर के 7, इसका नथ लोगे तो 2n-1 आएगा। उसका नथ जो हमारा tn होता है a प्लस n-1d, तो a आपका 1, nth टर्म निकालना है तो n-1 और d आपका 2 है, सभी याद है। तो ये आपका इसका नथ निकालोगे तो अब इसके पहले वाले को अभी हम देखेंगे, लेकिन यह x टू दी पावर ये 2n-1। अब इसमें n की वैल्यू 1 रखो तो 2-1 x टू दी पावर 1। जब 2 रखोगे तो 4-1 3 क्यूब आ गया। जब 3 रखोगे तो 6-1 5 आ गया। ऐसे वन आगे को बढ़ते जाओ तो यह x वाले को लिख लिया गया। अब आप देखो इसमें x का जो पावर है उसका डिनोमिनेटर में वही है, x टू दी पावर 1 तो डिनोमिनेटर 1, x क्यूब 3, x टू दी पावर 5, x टू दी पावर 7 तो 7। तो ये हमारा x, तो यह 2n-1 यह आगे। अब आप देखोगे कि इसके पहले यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1/1, तो इसमें फिर ये 1/2, अब ये 1/2 रहा, ये 1/3। इस तरह से न्यूमरेटर का देखो तो ये हमारा 1 से शुरू हुआ, 1 से, तो ये जो यह पावर है 1 से 8 में देखो 1, 3, ये जो इस पे पावर है उस पावर से 2 लेस इसका लास्ट टर्म है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो यानी यह 1, फिर 3, 5 से ये जो पावर है उससे 2 लेस, तो यह 2n-3 ये आपको मिल जाएगा अपान डिनोमिनेटर में देखो। तो अब आपका ये तो लिख लिया गया है। अब इसका लास्ट टर्म देखो, ये 2 है, 2, 4, 6 सभी भेना रहे, तो ये हमारा 2, 4, 6 लास्ट टर्म क्या होगा। तो लास्ट टर्म में देखो ये आपका 3 है, तो यहाँ एक ही 2 आया, एक 1 लेस, ये 5 है 1 लेस 4, ये 7 है 1 लेस, तो यहाँ से 2n-2 1 लेस ऐसा हो जाए। ठीक है, ये nth टर्म हमने निकाल लिया। अब आपको लिमिट या यूजिंग या बाई डिमार्गन्स डी-एलम्बर्ट्स रेशियो बाई डी-एलम्बर्ट्स रेशियो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपान an प्लस 1, यही हमारा होता है। तब an आपका ये है, an प्लस 1 अभी निकालना है, तो देखो an प्लस 1 अभी निकाला नहीं गया है, तो यहां से an प्लस 1, तो n प्लस 1th टर्म दैट इज an प्लस 1। अब इसमें जहां जहां n है उसकी जगह n प्लस 1 कर दो, तो यह 1, 3, 5 और 2n-3।
अब इसके आगे एक और टर्म आएगा, तो वो इसमें सब में 2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ 2 ऐड करोगे तो यहाँ 2n-1। इस चीज को एक बार समझो, ये जो टर्म है एक एक टर्म सब में बढ़ता जा रहा है। 1 टर्म है, ये 2 टर्म हो गया, ये हमारा 3 टर्म हो गया, तो टर्म बढ़ता जा रहा है। तो यह n है तो इससे एक टर्म और आगे आएगा, n+1 करोगे तो ये 1 3 5 यहाँ तक तो रहेगा ही, इसके आगे एक और, तो एक और के लिए क्या, या इसका लास्ट टर्म जो आएगा वो n की जगह तुम n+1 करो, तो n+1 करोगे तो यह लास्ट टर्म इसमें है। अब इसके आगे एक टर्म और हमको मिलेगा, तो एक टर्म और मिलेगा, तो इसमें 2n+1 और -3 ये हमारा है। तो यानी यह 2n+2 और -3, तो 2n-1 ये, और अपन ये तो रहेगा ही, इसके आगे एक और आएगा x का भी, इसके बाद हम लिखते हैं, फिर ये 2, फिर यह 4, फिर यह 6, यहां तक तो आएगा ही 2n-2, इसके आगे एक और टर्म, तो उसमें n की जगह n+1 करोगे तो यह 2n+2 यानी 2n, इससे 2 अधिक, सब में 2, इसके आगे का टर्म 2+, इसके आगे का 2+, तो इसके आगे का 2 और ऐड कर दो, यहाँ आ गया, इसके आगे का यहाँ तक तो आगे एक और टर्म, तो इसमें 2+ करो तो -2+2 कैंसिल, ये आ गया। अब इसमें आपको x⁴, अब यह n की जगह n+1, तो 2n+2 और -1, तो 2n और +1 ये आ जाएगा। और फिर यहाँ से ये इससे a जो है वही यहाँ 2n+1, ठीक है। ये इस तरह से हमने n टर्म निकाला और n+1 टर्म निकाला। अब इसमें यूजिंग या बाई D'Alembert रेशियो टेस्ट to limit n tends to infinite an/an+1, ऐसा नहीं। तब देखो इसको लिखो 1 3 5 2n-3। अब यहाँ एक बात को ध्यान दो, ये टर्म है और इसका डिनोमिनेटर में यह आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ये फ्रैक्शन में है उसका फ्रैक्शन, तो जब इसमें an/n+1 तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो यानी इसके साथ आपका यह डिनोमिनेटर आएगा, तो यह वैल्यू 1 3 5 और 2n-3 और 2n-1। देखो क्या किया गया है, इसका जो न्यूमरेटर है उसमें an+1 किया गया, तो एक टर्म और अधिक आ गया है। तो जब an/n+1 तो इसके न्यूमरेटर बाई इसका न्यूमरेटर, अब ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यानी यह वैल्यू 2 4 6 से लेकर के 2n-2 2n-2 और फिर यह 2n और इसका डिनोमिनेटर, तो यह 2 4 6 और यह 2n-2 तक ही रहेगा, 2n-2 ऐसा। अब आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है ये 2n+1 ऊपर जाएगा, 2n+1 ये न्यूमरेटर में जाएगा और बाई 2n
-1 और यह x टू द पावर 2n-1 अपान x टू द पावर 2n+1। क्या कि डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट है an अपान an+1 n टेंस टू इनफाइनाइट। तो an अपान दोनों ये भी फ्रैक्शन में है। तो इस न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में इसका न्यूमरेटर लिखो, इसका डिनोमिनेटर यहाँ आएगा और ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा। फिर देखो इसका x का ये डिनोमिनेटर 2n-1 तो 2n-1 नीचे, और इसका ये ऊपर जाएगा तो 2n+1 ऊपर। अब यह x टू द पावर 2n-1 और x टू द पावर 2n+1। ये इसलिए किया गया कि इसमें जो सेम तरह के हैं वो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। आड वाले के साथ आड वाले को लिखा, इवन वाले को इवन वाले के साथ लिखा, x वाले को x के साथ लिखा। तब हमको मिला यहाँ से लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an अपान an+1। अब देखिए यहाँ ये वैल्यू और ये यहाँ तक ये हमारा सेम है, ये टोटल कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ 1/2n-1 सिर्फ ये बचा। अब आप देखो इससे एक अधिक 2n-2 तक है, उससे एक अधिक n+1 किया है तो एक आगे का टर्म आया तो यहाँ तक कैंसिल, केवल 2n बचा। तो यह 2n/1 और फिर यहाँ 2n+1 अपान 2n-1 और यह 1/x², ये 1/x²। 2n+1 में से 2n-1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इससे 2 अधिक है, इसमें 2 को ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा। यानी बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गया तो 1/x²। ऐसा है। अब ये लिमिट भी है यहाँ, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो अब हम क्या करेंगे कि हम n को जब इनफाइनाइट पर लिमिट लेना होता है तो उसको 1 डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए देखो क्या करो, यह लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an अपान an+1। अब इस 2n को इस 2n के साथ लो तो 2n को न्यूमरेटर में भी डिवाइड करो और डिनोमिनेटर में भी। तो ये आपका आ गया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2n को 2n से डिवाइड करो तो 1, यहाँ जब करोगे तो यह 1-1/2n। यानी देखो इन दोनों को 2n/2n, इसका इसमें प्रोडक्ट कर लो, इसमें कर लो तो यह 2n/2n-1 और 2n से न्यूमरेटर में डिवाइड किया तो 1 और यहाँ किया तो 2n का 2n से तो 1 और -1/2n। इसमें तुम 2n से फिर इसमें भी डिवाइड करो तब ये वैल्यू आया 1 और +1/2n और यहाँ से 1-1/2n और बाई 1/x²। अब सभी n डिनोमिनेटर में आ गए। अब n टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट लिखो, तब देखो ये 0 तो यह 1, ये भी 0 तो 1 + 0 1, ये 0 तो 1 - 0 1 तो यह 1, यानी टोटल 1/x²। ऐसा आपको मिलेगा। तब देखो 1/x² ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट, 1/x² लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट ग्रेटर देन 1 पर, यानी यही वैल्यू। इफ 1/x² greater than 1, the series will be convergent. If 1/x² less than 1, the series will be divergent. इसी को तुम ऐसा भी लिख सकते हो
कि 1/x² ग्रेटर देन या x² लेस देन 1, ये 1/x² लेस देन 1 या x² ग्रेटर देन 1। इफ 1/x² इक्वल टू 1 और x² इक्वल टू 1, टेस्ट इज फेल्ड, टेस्ट इज फेल्ड। तो अब तक हम लोगों ने जो यूज किया, जो पहले डी-एल-एम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का ठीक उसी पैटर्न पे आए हैं। अब ये इस केस में जब फेल कर जाता है तब हम क्या करते हैं, अब जब x² की वैल्यू 1 आ गया तो nth टर्म, ये nth टर्म है, या वही x² की वैल्यू 1 या x की वैल्यू हमारा ±1। तो यहां से जब वैल्यू रखोगे nth में, ये nth टर्म है, तो अब इसके बाद से इसके पहले हम लोग क्या करते रहे, उसमें हम लोग जो यूज करते रहे हैं उसमें एक तो देखते थे कि हमारा डाइवर्जेंट टेस्ट, चाहे कंपैरिजन टेस्ट, चाहे nth कॉशी nth, तो कॉशी nth रूट टेस्ट का यूज करते हैं जब n का पावर भी n में रहे, तो कॉशी nth रूट टेस्ट यहाँ नहीं है। अब आपका कंपैरिजन टेस्ट, ये जो आपका n का ऊपर जितने टर्म्स, अब यहां से देखो, ये यदि इसको x को 1 लोगे या -1 लोगे तो यह पावर इवन है, तो ये जो वैल्यू आया और x पॉजिटिव या तो हम निगेटिव ले भी नहीं सकते, x² या क्वेश्चन में दिया गया है x पॉजिटिव है, इसलिए x को यहाँ वैल्यू 1 आया, तो 1 करोगे तो 1 का कोई पावर तो हमारा समाप्त हो गया। अब आप देखो, ये न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर का जो पावर है वो हमारा 1 ग्रेटर है, क्योंकि ये जितने टर्म में है उतने टर्म यहाँ तक आए और ये इसका डिनोमिनेटर ही अधिक हो गया। तो जब ये सब n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे तो ये वैल्यू हमारा ये 0 दे देगा, तो जब 0 देगा ये, तब वैसे भी समझो कि हम डाइवर्जेंट टेस्ट का जब तक हमारा न्यूमरेटर का पावर और डिनोमिनेटर का n का टर्म ऊपर और नीचे दोनों में सेम पावर न हो तब तक हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब ग्रेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर में तब n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर वो 0 दे देगा, और डाइवर्जेंट टेस्ट के लिए हमको नॉन 0 चाहिए, तो फिर हमारा कंपैरिजन टेस्ट आता है। तो आप देखो, कंपैरिजन टेस्ट का यूज हम तभी करते हैं जब हमारे जो ये टर्म है nth टर्म में n के टर्म हमारे फाइनाइट माने निश्चित हो कि हमारा क्या है, जैसे आपका आ गया n+1, n+2 इस तरह से, और यह n+1, n-2, n-3, इस यानी n के ही टर्म रहे और वो डिफिनिट रहे कि ये कितने आ रहे हैं, लेकिन हम ये n टर्म में देख रहे हैं कि ये जो वैल्यूज है हमारा ये सब n के ही टर्म में नहीं है, ये हमारा n के ये सभी कंपैरिजन टेस्ट में, और इसमें क्या फर्क है, उसमें जब n टर्म लेंगे तो सब n के ही टर्म आएंगे, लेकिन ये हमारा सिर्फ n का ही नहीं है, 1 से शुरू होकर के यहाँ तक गया, तो ऐसी स्थिति में हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज नहीं करते। तो जब कंपैरिजन टेस्ट जब फेल कर जाता है, डाइवर्जेंट टेस्ट फेल कर जाता है, और हम ये पहुंचे हैं डी-एल-एम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का, तब इसके आगे हमको रैबिस टेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो रैबिस टेस्ट की यूज अब हमको याद नहीं रखना कि इस क्वेश्चन में हमारा ये आएगा, हम टर्म कंडीशन समझें। x है तो हमको डिमार्गन्स का यूज करना होगा, वो हमने किया। जब x = 1 आया तो डाइवर्जेंट या कंपैरिजन टेस्ट, तो डाइवर्जेंट टेस्ट जितने टर्म है उससे डिनोमिनेटर का एक अधिक टर्म है, तो इसलिए डाइवर्जेंट टेस्ट हमको 0 n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर देगा, और जब नॉन 0 रहता है तब वो डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट भी वहां फेल हो जाएगा। कंपैरिजन टेस्ट में हमें देखते हैं कि ये जो टर्म है वो सभी टर्म्स n के टर्म में रहे, चाहे वो जितने भी रहे, लेकिन ये हमारा 1, 2, 3, 4 इस तरह से टर्म आ रहे, तब ऐसे केस में हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसके पहले डी-एल-एम्बर्ट्स के सारे जो टेस्ट है वो =1 पर फेल कर गए, तब इसके आगे वाले का हम यूज करेंगे।
तो अब आगे वाला क्या है, पहले उसका फार्मूला लिखो, और फार्मूला लिखने के बाद हमको ये टोटल कैलकुलेशन नहीं करना है, इसी से कैसे हम उसको करेंगे एक बात को आप यहां से समझ लो। पहले आप क्या कर लो कि जो हमारा टेस्ट है आगे रविश टेस्ट बाई रविश टेस्ट क्या है आपका, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n और an अपान an प्लस 1 माइनस 1 इसका लिमिट लो, और ये लिमिट जब हम निकालेंगे और यदि वह ग्रेटर देन 1 हो गया तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 पर ये भी फेल, उसके लिए कुछ नहीं कहा। तो आप देखो an बाई an प्लस 1 ऑलरेडी ऊपर हम निकाल चुके हैं, इसको फिर नहीं निकालना है। तो अब कहां से हम an अपान an प्लस 1 की वैल्यू रखेंगे कि जब हमको लिमिट लेना है और बाई n में किया उस टर्म पर नहीं लिखना है, ये वैल्यू हम यहां नहीं लिखेंगे। ठीक जब उसको हमको n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर वैल्यू लिखना होता है, यहीं से हम लिखेंगे, ये यहां से, और इसमें x स्क्वायर हमको 1 दे देंगे। तो यहां से ये वैल्यू रखोगे तो यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और यह n, अब आप देखो क्या क्या है आपका, ये 2n इसका प्रोडक्ट, तो यह 2n अपान 2n माइनस 1 इन दोनों का प्रोडक्ट, और यहां से 2n प्लस 1 और बाई 2n अब x हमारा 1 आ जाएगा ये वैल्यू, और माइनस an देखो यहां बाहर करना है और an बाई n प्लस 1, इस तरह का वर्क आगे हम लोग को और करना है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि हम इस an बाई n प्लस 1 की वैल्यू को उस वहां लिखेंगे कि जब लिमिट वहां रखने पर अनडिटर्मिनेट फॉर्म देता है, और तब लिमिट को बनाने के लिए जब हम डिवाइड करते हैं 1 बाई n के फॉर्म में, तो इसको नहीं लिखना होता है, ठीक इसके ऊपर की जो वैल्यू है उसी को लिखें। तो ये हमने लिखा। अब ये वैल्यू क्यों, क्योंकि हमको आया कैलकुलेट करना है, तो अब यह -1, अब इसी को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an बाई an प्लस 1 माइनस 1 इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहां से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n, ये तो है। अब यहां देखो ये 2n माइनस 1 का स्क्वायर है, तो इसको प्रोडक्ट कर लो, तो ये आया 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर और प्लस 2n माइनस 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर लो। टू n माइनस 1 का होल स्क्वायर और टोटल का डिनोमिनेटर 2n माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, ऐसा है। और यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 4n स्क्वायर, इस 4n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यह 2n, या एक बार देखो 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4n स्क्वायर और माइनस 4n और प्लस 1 और अपान 2n माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, यही है। तो यह वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n, 4n स्क्वायर से कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस, तो 6n प्लस 1 और अपान 2n माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। आप हमेशा देखोगे कि ये कैलकुलेशन करते समय इस n को छोड़ दो
तो ये डिनोमिनेटर का जो पावर होता है उससे एक लेस पावर आना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो कहीं एक बार चेक कर लो, क्योंकि ये जो इससे ग्रेटर पावर रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया। अब आपको n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लेना है। तो लिमिट लेने के लिए आपका क्या तरीका है कि डिनोमिनेटर में देखो कि n का मैक्सिमम पावर क्या है, तो जो है उससे तुम डिवाइड कर दो। तो आप डिवाइड कर दो यहाँ से n से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, या 2n से डिवाइड करो, ये डिनोमिनेटर में 2n इसका स्क्वायर, तो इसी की वैल्यू लिखोगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यह n है। अब इसमें कॉमन ले लो 6n, एक कॉमन ले लिया 6n, तब यह आ गया 1 प्लस 1/6n। और इसमें देखो 2n कॉमन लो, तो 2n कॉमन लोगे तो यानी 4n स्क्वायर, और तब यह 1 माइनस 1/2n इसका स्क्वायर। अब आपका इस n से a समाप्त हो जाएगा, और फिर अब n टेंड्स टू इनफाइनाइट करो तो ये आगे का टर्म हमको ये 1 दे देगा, ये वैल्यू लिमिट अब रख दो, तो ये आया 6/4, और यह वैल्यू 0, 1 प्लस 0 1, ये 0 1 माइनस 0 1 स्क्वायर करोगे तो 1, तो ये वैल्यू आया, यानी यह वैल्यू हमारा हुआ 3/2, और 3/2 ग्रेटर देन 1, इट मीन्स सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो सीरीज दैट इज, या दिस इम्प्लाई फॉर x स्क्वायर इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1, सीरीज इज कन्वर्जेंट। Hence, series will be, the series is convergent if 1/x square greater than and equal to 1। अब देखो ये दोनों एक साथ लिखा गया, ये x स्क्वायर की वैल्यू 1 पर एक कन्वर्जेंट आया, और 1/x² जब ग्रेटर था तो भी हमारा कन्वर्जेंट आया था। तो दोनों रिजल्ट को एक साथ एंड डाइवर्जेंट इफ 1/x² लेस देन 1। तो इस तरह हमारा ये वर्क कंप्लीट हुआ, और तब हम लोग देखे कि रैबिज टेस्ट का यूज हमको क्यों करना पड़ा। तो ये सारे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बातें हमारे ध्यान में रहनी चाहिए कि क्या क्वेश्चन है तो उसमें हम उसको कैसे आगे बढ़ें। तो एक के बाद एक बढ़ना है, हमको क्वेश्चन को कौन सा फार्मूला यूज करना है वो याद नहीं रखना है। तो इस प्रोसीजर को आप एडॉप्ट